आज हम अंतःझिल्ली तंत्र का अध्ययन करेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल्स, इसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत वे कोशिका अंग या सेल ऑर्गेनल्स आते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, बट स्ट्रक्चरली आर नॉट सेम। संरचनात्मक रूप से उनका एक समान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उनके जो कार्य हैं बहुत ही इंटरकनेक्टेड होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे कोशिकांग से। अब इसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग आते हैं? जैसे गोल्जी कार्य, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स GERL गर्ल बी। ये ऐसे कोशिकांग हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं और इनके कार्य क्या स्पेसिफिक होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर एंड कोऑर्डिनेट वे में होते हैं, समन्वित रूप में एक दूसरे से काम करते हैं। अब समन्वित रूप से कैसे काम करते हैं, क्या होता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन वे ऑफ ऑर्गेनल्स। जिस प्रकार यदि कोई आदमी भाग रहा है तो उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी। तो जब लो ऑक्सीजन वाला, कम ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है जब ब्रेन से टकराएगा तो ब्रेन का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। तो भी भाई हार्ट के लिए, हृदय के लिए क्या है, इंफॉर्मेशन भेजता है कि भाई जल्दी से पंपिंग कर लो, जिससे क्या है बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रत्येक सेल ऑर्गेनल या सेल्स के लिए प्रॉपर बनी रहे। तो ब्रेन और हार्ट जिस प्रकार कोऑर्डिनेट समन्वित रूप से काम करते हैं और उनके कार्य क्या है, तो एक के कार्य का दूसरे को अपने उसको एक्टिवेट कर देते हैं, तो ये होता है कोऑर्डिनेशन वे और कोऑर्डिनेट वे। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स रेक्टिका। अब सबसे पहले हम कौन से कोशिकांग का अध्ययन करेंगे इसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदब्बी जालिका। यह अंतःप्रदब्बी जालिका जो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ये किस किस से मिलकर बनी होती है? सिस्टर्न, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्न क्या होते हैं? नली लाइक स्ट्रक्चर होती है और अनब्रांचेड होती है। वेसिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल गोलाकार स्ट्रक्चर होती है वेसिकल। और ट्यूब्यूल्स इनकी कोई शेप नहीं होती है, शेपलेस होती है, कोई आकृति नहीं होती है। ट्यूब्यूल्स ब्रांचेज रहती हैं और ये ट्यूब्यूल से, तो ये किस किस से मिलकर? ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्न, इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसका ये वाला जो अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं, दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड इंटरसेलुलर स्पेस इन टू पार्ट्स। इंटरसेलुलर स्पेस है उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। इनसाइड वाल को बोलते हैं, इनसाइड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो अंदर वाला भाग होता है इस वाले को बोलते हैं इनसाइड या ल्यूमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनल। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनल। और जो बाहरी जो एक्स्ट्रा सेलुलर है जो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ये बाहर वाला पार्ट है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि अंतःप्रदब्बी जालिका के ऊपर राइबोसोम
दानेदार स्ट्रक्चर ऊपर पाई जा रही है, तो इसको बोलते हैं रफ ईआर, खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका। और खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका होती है, उसका जो मुख्य काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। प्रोटीन संश्लेषण और सीक्रेशन का मुख्य काम कौन होता है? खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका का। दूसरी अंतःप्रदब्बी जालिका ऐसी होती है जिसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ये बाहरी इस मेम्ब्रेन पर एंडोप्लाज्मिक जो अंतःप्रदब्बी जालिका की जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है उस पर क्या है, ये एब्सेंट रहते हैं राइबोसोम। तो इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं स्मूथ ईआर, चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका। और चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका का मुख्य जो काम होता है वो होता है मेजर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस। यह मुख्य स्थान होता है लिपिड संश्लेषण का। मुख्य स्थान कौन सा होता है? स्मूथ ईआर या चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका। स्टीरॉयड हार्मोन का भी संश्लेषण, जिनको क्या बोलते हैं, जो स्टीरॉयड हार्मोन संश्लेषण का भी कौन सा होता है? स्मूथ ईआर। अब दूसरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अंतर झिल्ली तंत्र के अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स आता है? दूसरा आता है वैक्यूल्स, रिक्तिका। यह रिक्तिका होती है मुख्यतः पादप कोशिकाओं के अंदर 90% जो एरिया है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और इसकी जो बाउंड्री को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट रिक्तिका की झिल्ली को। और ये 90% एरिया को कवर कर लेती है पादप कोशिका के। शेष 10% में ही सेल कोशिकांगक रहते हैं। अब ये टोनोप्लास्ट क्या काम करती है? टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। टोनोप्लास्ट क्या है? बायोमेम्ब्रेन होती है और सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध आयनों को संचय करने का काम भी करती है। मतलब यहाँ पे अगर अधिक सांद्रता है, यहाँ पे कम सांद्रता है और यहाँ आयनों की अधिक सांद्रता है, तो इसके विरुद्ध भी, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, टोनोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध, मतलब एटीपी की ऊर्जा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा को खर्च करके, मतलब उसकी बॉन्ड को तोड़कर, और जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को यूज करके आयनों को बाहर से अंदर की ओर धकेल देती है। किसके अंदर? टोनोप्लास्ट की या वैक्यूल्स के जो खाली स्थान है उसके अंदर। अब ये क्या होती है? ये रिक्तिका। अब रिक्तिका का ये क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? जल, H2O, कोशिका सेल इसके अंदर भरा रहता है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो कोशिका के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो भी इसको कंटेन कौन करके रखती है? वैक्यूल्स। तो ये थी रिक्तिका, पादपों में पाई जाती है। 90% ऑक्यूपाई द 90% वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल। पादप कोशिका को जो 90% एरिया को कौन घेर के रखती है? वैक्यूल्स। अब आता है अपना अगला कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनेल्स, एंडोमेम्ब्रेन अंतःझिल्ली का तंत्र के अंदर कौन सा आता है? लाइसोसोम, जिसे हिंदी में बोलते हैं लेयन कार्य। ये क्या होती है? लेयन क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है। कैसी? मेम्ब्रेन बाउंड और वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल। और इसके अंदर क्या होते हैं? रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों से भरपूर होती है, जैसे प्रोटीएजेज और कार्बोहाइड्रेजेज। प्रोटीन का हो गया, कार्बोहाइड्रेट का, और लिपिड एजेज। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? लेन का। इनको बोलते हैं हाइड्रोलेजेज एंजाइम। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, अम्लीय पीएच पर ही अपनी
सबसे ज़्यादा दक्षता होती है, इनकी ऑप्टिमली सर्वोत्तम जो एक्टिव या सक्रियता होती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों की एसिडिक पीएच पे होती है, अम्लीय पीएच पे। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर अगला कौन सा अंगक है? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी काय की खोज किसने करी थी? कैमिलो गोल्जी ने। इसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही जैसे सिस्टर्न, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से मिलकर बनी होती है। इसका जो मुख्य काम है गोल्जी एपरेटस का, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स आफ्टर मॉडिफिकेशन। जैसे कोई प्रोटीन बनी और या कोई लिपिड बना तो उसमें मॉडिफिकेशन, रूपांतरण, उसके रूप को अंतर कर देती है कौन? गोल्जी एपरेटस। मॉडिफिकेशन होता है जैसे ही कोई प्रोटीन गोल्जी एपरेटस के अंदर जाएगी, मान चल कोई प्रोटीन है, ये गोल्जी एपरेटस के अंदर गई और ये इधर से बन के बन जाएगी ग्लाइको प्रोटीन। तो जो प्रोटीन की फॉर्म है वो चेंज कर दिया, इसका मॉडिफिकेशन हो गया है और ये ग्लाइको प्रोटीन, ऐसे ग्लाइको लिपिड फॉर्मेशन का जो मुख्य स्थान कौन सा होता है? गोल्जी एपरेटस। तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों की पैकिंग करती है आफ्टर मॉडिफिकेशन, रूपांतरण, उनके रूप को चेंज करने के बाद उनका पैकिंग करती है मटेरियल को। मेजर साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये गोल्जी एपरेटस है, वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का जो मुख्य स्थान कौन सा होता है? गोल्जी एपरेटस। अब ये गोल्जी एपरेटस है किस किस से मिलकर बनता है? कंसिस्ट ऑफ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, जिनको किसके नाम से जाना जाता है? सिस्टर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये गोल्जी डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है और उनको क्या बोलते हैं? सिस्टर्न, उससे मिलकर बनी होती है। अब सिस्टर्न के एक तो होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांसफेस। जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, मतलब इधर जो उभरा हुआ तो उसको बोलते हैं सिस फेस, और इधर वाला जो कॉनकेव है इसको बोलते हैं ट्रांसफेस। और सिस फेस को क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेस, निर्माणकारी पदार्थ। वो कोई सिस फेस को दूसरा नाम क्या होता है? फॉर्मिंग फेस। और ट्रांस फेस को बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस, यहाँ पर पदार्थ क्या परिपक्व होते हैं। और ये दोनों फेस होते हैं, फॉर्मिंग फेस या सिस फेस या ट्रांस फेस, ये क्या होते हैं? वो फेस इंटायरली डिफरेंट, पूरी तरह एक दूसरे से क्या डिफरेंट होते हैं, बट इंटरकनेक्टेड, मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये गोल्जी एपरेटस था। अब हम देखेंगे कुछ कोशिकांगक ऐसे होते हैं जिनके कार्य क्या होते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते। इसका मतलब यह है कि उनके कार्य एक दूसरे से कोऑर्डिनेट वे में नहीं होते। जैसे कौन कौन से कोशिकांगक हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका का शक्ति गृह, एटीपी निर्माण का ये है। क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन रखता है, पादपों में पाया जाता है ये। पेरोक्सीशियम, ये तीन ऐसे कोशिका अंगक होते हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग नहीं होते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से होते हैं? मैं गर्ल बोलते हैं, GERL, गर्ल। और बी, ये उसको याद रखने की ट्रिक है। गोल्जी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, दीज आर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर नॉट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये थी हमारी अंतःझिल्ली तंत्र के बारे में कुछ जानकारी, और आगे की कक्षा हमें हम अब फिर से नए कोशिकांगक को लेकर आएंगे। धन्यवाद।